पता नहीं मैं जो बोलने वाला हूँ तुम लोग उस पर बिलीव करोगे भी या नहीं, बट फैंटास्टिक फोर मूवी एक्चुअल में फैंटास्टिक फोर की है ही नहीं। इस मूवी के मेन कैरेक्टर वाले जितने भी सारे काम हैं उनको ना तो मिस्टर फैंटास्टिक करेगा, ना सूजन स्ट्रॉम, ना द थिंग करेगा, ना ह्यूमन टॉर्च। इवन जो लोग स्पेकुलेशंस लगाकर बैठे हैं कि मार्वल मल्टीवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग रीड एंड सूजन का बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स इस मूवी का मेन हीरो होगा, नहीं। जिस कैरेक्टर के बारे में ये मूवी है, जिसे सेटअप करने के लिए ये मूवी बनाई गई है, जो इस मूवी के एक्चुअल प्रोटैगनिस्ट वाले सारे काम करेगा, वो होगा डॉक्टर डूम। एंड आई नो इस वक्त तुम्हारे मन में काफी सारे सवाल होंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, डूम तो एक विलन है, वो प्रोटैगनिस्ट वाले सारे काम कैसे कर सकता है, फिर ये मूवी तो फैंटास्टिक फोर की है, ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। तुम बस थोड़ा सा वेट करो, बहुत क्रेजी थ्योरी है, तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूं। तो थ्योरी है, जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया, कि फैंटास्टिक फोर मूवी के लास्ट में डॉक्टर डूम गैलेक्टस को मारेगा। अब वो सिर्फ इसी गैलेक्टस को मारेगा या सारों को, वो कैंग का क्या करेगा, एंड अगर वो गैलेक्टस को मारेगा तो फैंटास्टिक फोर अपनी मूवी में क्या करेंगे। चलो सारी चीजों पर एक एक करके बात करना स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जैसा कि मैं अपनी पिछली 7-8 वीडियो से बोलता आ रहा हूं कि फैंटास्टिक फोर अपने यूनिवर्स को मरता हुआ छोड़कर वहां से अपनी जान बचाकर भागेंगे। जैसा कि हमने थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में उनके स्पेसशिप को एमसीयू के मेन अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हुए देखा था, जो कि होगा कुछ यूं कि मार्वल यहां पे कॉमिक से हट के कुछ अलग क्रिएटिव डिसीजंस लेगा, जो कि मैं अभी तुमको बताऊंगा। एंड स्टार्ट में ये तुमको थोड़े से कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, बट बिलीव मी, अगर तुम ये अभी नहीं समझे तो मूवी देखते टाइम ये और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। सो लेट मी एक्सप्लेन। कॉमिक्स में ना मार्वल मल्टीवर्स के हर एक यूनिवर्स में अपना एक अलग गैलेक्टस एग्जिस्ट करता है, और 616 वाले में अलग, 818 वाले में अलग, 2099 वाले में अलग, एंड अपनी मार्वल की मेन अर्थ 199999 वाले में अलग। अब अगर इस लॉजिक से चला जाए तो जो गैलेक्टस हमें फैंटास्टिक फोर के रेट्रो यूनिवर्स में दिख रहा है वो अलग है, जो अपनी फैंटास्टिक फोर की पुरानी मूवी में दिखा था वो अलग था, एंड मार्वल की मेन अर्थ वाले यूनिवर्स में भी अलग ही होगा। बट कम टू थिंक ऑफ इट, डोंट यू थिंक कि अगर मार्वल के हर यूनिवर्स में एक अलग गैलेक्टस एग्जिस्ट करता है तो वो कितना कंफ्यूजिंग हो जाएगा। लेट मी टेल यू व्हाई। तो अब तक हमने एमसीयू एंड कॉमिक्स में जितना भी जो भी कुछ देखा और समझा है वो ये है कि इनकर्जन्स कभी भी सिर्फ दो प्लैनेट्स के बीच में नहीं होते। इनकर्जन्स हमेशा दो यूनिवर्सेस में होते हैं जिनका कोलाइडिंग पॉइंट दोनों यूनिवर्सेस की अर्थ होती है। एंड अगर आने वाले 8 घंटों के अंदर अंदर किसी एक अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो दोनों अर्थ आपस में टकरा जाएंगी, जिसकी वजह से वो दोनों रियलिटीज यानी दोनों यूनिवर्सेस खत्म हो जाएंगे। अब अगर यूनिवर्सेस में इनकर्जन्स स्टार्ट होते हैं, जो कि होंगे ही, इट्स इनएविटेबल, तो या तो हर यूनिवर्स के साथ आपको उसके गैलेक्टस को भी मारना पड़ेगा, जिससे कि इस इतने एसेंशियल बीइंग की वैल्यू को तुम खत्म कर दोगे। वैसे हम अपनी इस थ्योरी में भी एक हम करने वाले हैं, बट इट विल बी नेसेसरी, उस पे भी आते हैं। बट अगर तुम उसको नहीं मारोगे तो इनकर्जन्स में जब आधे से ज्यादा यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे, क्योंकि इनकर्जन्स तो हमेशा टोटल एनहाइलेशन एब्सोल्यूट जीरो पे ही जाके खत्म होते हैं, तो तब तो फिर एक टाइम के बाद पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ गैलेक्टस ही घूम रहे होंगे भूखे भेड़ियों की तरह। तो इसीलिए जिस पॉइंट पे मैं आना चाहता हूं वो ये है कि इट विल बी बेटर फॉर मार्वल टू सो दैट कि पूरे मार्वल मल्टीवर्स में सिर्फ एक ही गैलेक्टस एग्जिस्ट करता है, जो कि है ये वाला। यही कॉस्मिक लाइफ पे नजर रखता है मल्टीवर्स में बैलेंस बनाने के लिए। ही इज अ नेचुरल फोर्स लाइक डेथ और इटर्निटी। He prevents threats like Abraxas and he is the one who is destined to evolve into a life-bringer god। तो अब अपनी इस थ्योरी पर आ जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग फैंटास्टिक फोर का अपना ये रेट्रो यूनिवर्स वाला अर्थ हैज बीन मार्क फॉर डेथ, एंड हमारा गैलेक्टस भी यहाँ आ चुका है। तो रीड रिचर्ड्स एंड उसकी टीम जब अपने सारे घोड़े दौड़ा लेने के बाद भी इस गैलेक्टस को नहीं रोक पाएंगे तो ये लोग अपने प्लेनेट को मरता हुआ छोड़कर वहां से भाग जाएंगे। क्योंकि जैसा कि अभी हमने एक उड़ती हुई लीक सुनी भी थी कि फैंटास्टिक फोर अपनी स्पेसशिप में बैठकर अपनी जान बचाने के लिए कहीं भाग रहे होते हैं, जहां सूजन अपने लेबर स्टेट में होती है, एंड रीड बेन एंड जॉनी को बोल रहा होता है कि स्पेसशिप को किसी ब्लैक होल की तरफ मोड़ लो। जब बैन उससे पूछता है कि भाई तू पागल वागल हो गया है क्या, सोर्स क्या है, तो रीड कहता है कि ट्रस्ट मी ब्रो। तो इन लोगों के वहां से भाग जाने के बाद अपने दी अपॉर्चुनिस्ट डॉक्टर डूम भाई साहब को एक चांस दिखेगा लोगों की नजरों में हीरो बनने का, एंड अपनी पावर्स एंड अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करने का, एंड वो अपने इस चांस का पूरा फायदा उठाएगा। एंड हाँ, डॉक्टर डूम इसी यूनिवर्स का होगा। ये मैं इतनी श्योरिटी के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई डॉक्टर डूम हमेशा से ही रीड रिचर्ड्स को अपना राइवल मानता है। मानता क्या भाई, वो है उसका राइवल। वो अपने बैटल वर्ल्ड में भी सूजन को जब अपनी वाइफ बनाता है तो वो सिर्फ उसे इसलिए नहीं बनाता क्योंकि सू बहुत खूबसूरत है। उसका एक रीजन ये भी होता है कि ये रीड की बीवी है, मतलब हमको चाहिए। ये रीड के बच्चे हैं, मतलब हमको चाहिए। ये रीड का साला जो भी कुछ है वो सब मुझे चाहिए। तो एज वी वर टॉकिंग कि जब रीड एंड उसकी टीम अपने भाई पूरे जोर आजमा लेने के बाद भी जब गैलेक्टस को नहीं रोक पाएंगे एंड उन्हें अपने प्लेनेट को मरता हुआ छोड़कर वहां से अपनी जान बचा के भागना पड़ेगा, फिर जब गैलेक्टस उस प्लेनेट को कंज्यूम कर ही रहा होगा तो तब द मैन, द मिथ, द लेजेंड डॉक्टर विक्टर द फकिंग वॉन डूम विल कम फॉरवर्ड टू किल एंड स्टॉप हिम।
एंड ही विल, जिसका अपना एक पर्सनल एजेंडा भी होगा ये करने के लिए, जिस पर अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। बट इमेजिन कि इस वक्त मार्वल की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टीम, जिसमें स्मार्टेस्ट मैन अलाइव रीड रिचर्ड्स भी शामिल है, जब वो गैलेक्टस के आगे मैदान छोड़ के भाग जाएंगे एंड देन डूम विल स्टॉप हिम। सोचो क्या सेटअप क्रिएट होगा डूम का, क्या रौला होगा, क्या माहौल बनेगा थिएटर्स में, और कितना प्लस में चला जाएगा भाई का। उसके बाद तुमको डूम को कहीं पे बिल्कुल भी सेटअप देने की जरूरत नहीं होगी। एंड गेस व्हाट, अब तुम्हारे पास टाइम भी तो नहीं है। सो दिस इज द बेस्ट द मार्वल कैन डूम टू सेट अप डूम एंड हिज पावर्स। अब जैसा कि मैंने कहा था कि गैलेक्टस को मारने के पीछे डूम का अपना एक पर्सनल एजेंडा होगा, तो अभी उस पर बात कर लेते हैं। अब जैसे तुमने ये वीडियो इतनी देख ली है, इतनी वीडियो देखने के बाद अगर अब मैं तुमसे पूछूं कि तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है कि डूम का गैलेक्टस को मारने के पीछे पर्सनल एजेंडा क्या होगा, एंड अगर ये वीडियो तुम थोड़े भी ध्यान से देख रहे हो तो यू विल से कि भाई वो ये इसलिए करेगा ताकि वो वहां के लोगों का मसीहा बन सके, रीड की रेपुटेशन छीन सके, उसे दुनिया को बचाकर एंड उसे फिर अपने हिसाब से चला सके। एंड मे बी सम ऑफ यू द स्मार्टेस्ट एनालाइजर्स कुड से कि भाई वो ये इसलिए कर रहा होगा ताकि वो इसी दुनिया में अपना बैटल वर्ल्ड बना सके। एंड मेरे भाई लेट मी टेल यू, तुम बहुत गलत हो। उस पे भी अभी आते हैं। बट डूम का गैलेक्टस को मारने के पीछे अपना जो पर्सनल एजेंडा होगा वो ये होगा कि भले ही गैलेक्टस प्लैनेट्स को कंज्यूम कर जाता है, बट हिज दिस एक्ट कीप्स cosmic population in check and he is the one who maintains universal entropy. Death, infinity, eternity and oblivion की तरह गैलेक्टस भी एक नेचुरल फोर्स है and his existence is woven into the fabric of the multiverse. कहा जाता है कि without गैलेक्टस the cosmic hierarchy will collapse cause without him too much life leads to entropy, imbalance and multiversal collapse. And ये सारी बातें समझने के बाद अब अगर हम फिर से डूम के पर्सनल एजेंडा पर वापस आए तो भाई इसका मतलब बहुत साफ हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर डूम का अपनी जिंदगी में बस एक के मकसद है कि उसे इस दुनिया पर पहली बात तो रूल करना है एंड दुनिया को उस फ्यूचर की तरफ लेकर जाना है जो वो समझता है कि बेहतर होगा। एंड गैलेक्टस जैसी पावरफुल एंटिटी जो भाई जरूरत पड़ने पर इंटरफेयर करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता, अपने जीते जी डूम को ये सारे सपने कैसे पूरे कर लेने देगा। एंड दैट्स व्हाई डूम विल किल हिम, क्योंकि भाई फैंटास्टिक फोर से लड़ने के बाद एक तो गैलेक्टस पहले ही काफी ज्यादा थक चुका होगा एंड फिर बची कुछ कसर डूम पूरी कर देगा, वो आके उसके घोड़े लगा देगा। ऐसा करके वो एक पत्थर से दो आम तोड़ लेगा। एक तो वो अपना विजन पूरा करने के रास्ते में आने वाले पॉसिबली अपने फ्यूचर एनिमी को अभी से खत्म कर देगा, एंड दूसरा वो उस दुनिया के लोगों का मसीहा बन जाएगा। और हाँ, वो उसी प्लेनेट को अपना बैटल वर्ल्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि भाई इनकर्जन्स का कोलाइडिंग पॉइंट हमेशा अर्थ ही होती है। एंड ये जिस अर्थ की अभी हम जिस प्लेनेट की अभी हम बात कर रहे हैं ये भी तो एक अर्थ ही है। एंड डूम इस अर्थ को बचा के इसी पे अपना बैटल वर्ल्ड बना ले, भाई इतना चूतिया नहीं है वो। ऑल राइट, तो अभी तुमने जानी सबसे बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर थ्योरी मार्वल की फैंटास्टिक फोर के लिए। अगर तुम्हें पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। तुम्हें लगता है कि मेरी थ्योरी में अगर कुछ कमी थी तो फिर तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में फॉर श्योर बता सकते हो। एंड अब अगर तुम्हें जानना है कि मैं इतना श्योर क्यों हूं कि थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें जो स्पेसशिप आती हुई दिखी थी कि, तो मैं इतना श्योर क्यों हूं कि भाई उसमें फैंटास्टिक फोर के चारों मेंबर्स ही हैं, तो अगर तुम जानना चाहते हो तो फिर मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर लेना।